नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं टोटल फिलॉसफी चैनल को। हमारे साथ आपका स्वागत है एक ऐसी ऑडियो बुक में जो आपको दुनिया को समझने का एक बिल्कुल नया नजरिया देगी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महान दार्शनिक के बारे में जिसके विचारों ने दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रों को जन्म दिया है। अमेरिका का संविधान, भारत का संविधान, इन सबके पीछे एक ही आदमी की सोच है। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही दिमाग हिलाने वाला सवाल है। सोचो, क्या कोई राजा या शासक सच में अपनी प्रजा पर शासन करने का अधिकार रखता है? क्या कोई इंसान दूसरे इंसान को अपना दास बना सकता है? और अगर हो सके तो क्या एक जनपद को अपने शासक को निकाल फेंकने का अधिकार है? ये सवाल 1000 साल तक कोई नहीं पूछ सकता था। लेकिन एक महान दार्शनिक था जिसने न सिर्फ ये सवाल पूछे बल्कि उनका जवाब भी दिया। वह दार्शनिक है जॉन लॉक। वह आदमी जो स्वतंत्रता की बुनियाद तैयार करने वाले का डिजाइनर था। जॉन लॉक का जन्म हुआ था इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में जिसका नाम था रिंगटन। यह 1632 की 29 अगस्त की बात है, एक बहुत ही साधारण परिवार में। लेकिन इस साधारण परिवार में एक बहुत ही असाधारण बालक का जन्म हुआ। जॉन लॉक का पिता भी एक वकील था, उसका नाम भी जॉन ही था। वह इंग्लैंड के गृह युद्ध के समय संसद की ओर से एक सैनिक था। तो समझो, एक ऐसे समय में जॉन लॉक का जन्म हुआ जब इंग्लैंड अपनी सबसे बड़ी उथल-पुथल से गुजर रहा था। राजा और प्रजा के बीच एक भीषण लड़ाई चल रही थी। एक तरफ था राजा अपनी सारी शक्ति के साथ, दूसरी तरफ थी जनता अपनी स्वतंत्रता की चाह के साथ। जॉन लॉक के माता पिता दोनों ही पुरिटन थे। पुरिटन एक धार्मिक समुदाय था जो बहुत कड़े अनुशासन में विश्वास करता था। वह मानते थे कि धर्म और नैतिकता एक इंसान के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसीलिए जॉन लॉक का पालन पोषण भी बहुत ही सख्त तरीके से हुआ। उसे सिखाया गया कि कर्तव्य क्या है, अनुशासन क्या है और सच्चा जीवन कैसे जीते हैं। लेकिन उसी समय उसकी माता पिता भी एक ऐसे समाज में रह रहे थे जहां लोग अपनी आवाज उठा रहे थे। राजा की तानाशाही के खिलाफ लोग लड़ रहे थे। तो एक तरफ था अनुशासन, दूसरी तरफ था स्वतंत्रता की भावना। छोटे जॉन को भेजा गया लंदन के एक स्कूल में जिसका नाम था वेस्टमिंस्टर स्कूल। यह स्कूल इंग्लैंड के सबसे अच्छे स्कूलों में से एक था। वहां उसने सीखा कि कैसे तर्क करते हैं, कैसे सवाल पूछते हैं, कैसे सोचते हैं। उसने अपने शिक्षकों को सुना, किताबें पढ़ी, लेकिन एक बात उसको परेशान करती थी। हर जगह उसने देखा कि लोग सवाल नहीं पूछते। लोग जो कुछ कहा जाता है उसे मान लेते हैं। अगर राजा कहे कि ये ठीक है तो ये ठीक है, अगर चर्च कहे कि ये गलत है तो ये गलत है। कोई तर्क नहीं, कोई विचार नहीं, बस आज्ञा पालन। यह बात जॉन को बिल्कुल ठीक नहीं लगी। स्कूल खत्म करने के बाद जॉन लॉक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय गया। ऑक्सफोर्ड विश्व का एक सबसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। वहां जॉन को सिखाया गया कि कैसे विज्ञान काम करता है, कैसे प्रकृति काम करती है, कैसे मनुष्य का दिमाग काम करता है। वहां समय बहुत ही रोमांचक था। न्यूटन अपने गणित के साथ आ रहा था, बॉयल अपने भौतिकी के प्रयोगों के साथ आ रहा था। दुनिया एक नई सोच की ओर बढ़ रही थी। जॉन लॉक भी इसी नई सोच को अपनाता है। वह समझ गया कि केवल तर्क और प्रमाण से ही हम सच को जान सकते हैं। किसी भी कहानी या परंपरा को अंधाधुंध नहीं मानना चाहिए। लेकिन समस्या यह थी कि ऑक्सफोर्ड में जो पढ़ाया जाता था वह सब कुछ पुरानी सोच पर आधारित था। अरस्तु ने 1000 साल पहले जो कुछ कहा था उसे अभी भी सच माना जाता था। कोई नहीं सोचता था कि शायद अरस्तु गलत हो सकता है। तो जॉन लॉक ने क्या किया? उसने अपना रास्ता खुद तय किया। उसने किताबें पढ़ना शुरू किया, प्रयोग करना शुरू किया और सोचना शुरू किया। न्यूटन और बॉयल के साथ समय बिताया। उन्हें देखा कि कैसे एक महान वैज्ञानिक काम करता है। ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई खत्म करने के बाद जॉन लॉक को एक शिक्षक की नौकरी मिली। वह यूनानी भाषा सिखाता था, नैतिकता सिखाता था। लेकिन उसका असली काम तो यह था कि वह अपने आप से सवाल पूछता रहता था। और ये सवाल बहुत ही गहरे थे। सवाल यह था कि हम कैसे जानते हैं कि कुछ सच है? हमारा ज्ञान कहाँ से आता है? क्या हमारे पास कोई पूर्व जन्म का ज्ञान है या सब कुछ हम अपने अनुभव से सीखते हैं? यह एक बहुत ही दार्शनिक सवाल था। जॉन लॉक ने बहुत सारी किताबें पढ़ी। उसने दार्शनिकों को पढ़ा, वैज्ञानिकों को पढ़ा, धर्मशास्त्रियों को पढ़ा। और फिर उसको एक बहुत ही महत्वपूर्ण एहसास हुआ। एहसास यह था
कि सब कुछ मनुष्य के अनुभव पर निर्भर करता है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका दिमाग बिल्कुल खाली होता है, एक खाली कागज की तरह। फिर जब वो बढ़ता है तो उसे हर चीज का अनुभव होता है। वो देखता है, सुनता है, महसूस करता है। इन्हीं सब अनुभवों से उसका ज्ञान बनता है। बस कुछ चीजें हैं जो हमें सबको सार्वभौमिक लगती है, जैसे तर्क का नियम, लेकिन ये भी हमारे अनुभव से ही आते हैं। ये एक क्रांतिकारी विचार था, क्योंकि पहले लोग सोचते थे कि हमारे पास कुछ पूर्व जन्म का ज्ञान होता है, कि कुछ चीजें आत्मा के साथ ही आती हैं। लेकिन जॉन लॉक ने साबित किया कि ऐसा नहीं है। सब कुछ अनुभव से सीखा जाता है। इसी विचार को उसने एक किताब में लिखा जिसका नाम था एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। यह किताब बहुत ही मशहूर हुई और लोग समझ गए कि जॉन लॉक एक बहुत बड़े दार्शनिक है। लेकिन उसी समय इंग्लैंड में कुछ और हो रहा था। राजा चार्ल्स द्वितीय की मृत्यु हो गई थी और अब उसका भाई जेम्स द्वितीय राजा बना। जेम्स पूरी तरह से अलग तरह का राजा था। वह बहुत ही तानाशाही था। वह कैथोलिक धर्म को अपनाता है, लेकिन इंग्लैंड प्रोटेस्टेंट देश था, तो लोग बहुत गुस्से में थे। जॉन लॉक भी इस स्थिति को लेकर चिंतित था। अपनी प्रमुख राजनीतिक गतिविधियों के कारण उसे खतरा था। जॉन लॉक के एक बहुत महत्वपूर्ण गुरु थे जिनका नाम था लॉर्ड शाफ्ट्सबरी। शाफ्ट्सबरी एक राजनीतिक था जो राजा के खिलाफ थे। वह अपनी प्रजा को अधिकार देना चाहता था। शाफ्ट्सबरी और जॉन लॉक के बीच एक बहुत प्रगाढ़ मित्रता थी। शाफ्ट्सबरी जॉन को अपने साथ राजनीति में काम करने के लिए प्रेरित करता है। जॉन लॉक राजा के विरुद्ध काम करना शुरू कर देता है। वह शाफ्ट्सबरी को सलाह देता है, उसकी किताबें लिखने में मदद करता है, राजनीतिक विचारों को तैयार करता है। लेकिन यह सब बहुत ही खतरनाक था। एक समय ऐसा आया जब शाफ्ट्सबरी पर राजद्रोह का आरोप लगा। राजा को पता चल गया कि यह आदमी मेरे विरुद्ध काम कर रहा है। शाफ्ट्सबरी को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद वह भाग गया हॉलैंड, और जॉन लॉक को भी खतरा था, क्योंकि जॉन लॉक भी शाफ्ट्सबरी का अच्छा दोस्त था। इंग्लैंड के गुप्त पुलिस ने जॉन लॉक के पीछे लगाया हुआ था। हर जगह उसकी निगरानी हो रही थी। तो जॉन लॉक ने भी क्या किया? 1683 में वह भी हॉलैंड भाग गया। हॉलैंड में जॉन लॉक को शरणार्थी का जीवन जीना पड़ा। लेकिन यह समय उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसी समय उसने अपनी सबसे मशहूर किताब लिखी। किताब का नाम था टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के दो ग्रंथ। इस किताब में जॉन लॉक ने अपने राजनीतिक विचारों को बहुत विस्तार से समझाया। पहला ग्रंथ राजा के दैवीय अधिकार की धारणा के खिलाफ था। दूसरा ग्रंथ एक नई राजनीतिक व्यवस्था को बताता था। अब सोचो, उस समय में क्या हालत थी। राजा को लगता था कि वह भगवान का प्रतिनिधि है, कि भगवान ने उसे दिव्य अधिकार दिए हैं और इसलिए प्रजा को चुप रहना चाहिए और बस आज्ञा मानना चाहिए। यह समझो, बहुत ही खतरनाक सोच थी, क्योंकि अगर राजा गलत हो तो भी प्रजा उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि भगवान का आदेश मानना पड़ता है। लेकिन जॉन लॉक ने कहा, नहीं, यह गलत है। जॉन लॉक ने अपनी किताब में साबित किया कि इस दैवीय अधिकार की कोई बुनियाद नहीं है, न ही बाइबल में है, न ही तर्क में। यह सब कुछ बस एक झूठ है जो राजा लोग प्रजा को डराने के लिए बोलते हैं। तो फिर जॉन लॉक कहता है, एक सरकार की शुरुआत कहां से होती है? उसका जवाब है, समाज के मूल समझौते से। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है। जॉन लॉक कहता है कि सभी मनुष्य बराबर पैदा होते हैं, कोई किसी के ऊपर नहीं होता। सबको प्रकृति द्वारा कुछ अधिकार दिए गए हैं। ये अधिकार हैं जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। अब जब कई लोग एक साथ रहते हैं तो कुछ समस्याएं आती हैं। कोई किसी के माल को चोरी कर सकता है, कोई किसी को मार सकता है। इसलिए लोग एक समझौता करते हैं। वे कहते हैं, हम अपनी कुछ शक्तियों को एक सरकार को देते हैं ताकि वो हमारी रक्षा कर सके। लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है कि यह शक्ति लोगों की ओर से आती है। सरकार की शक्ति का स्रोत प्रजा है, न कि कोई दिव्य शक्ति। और इसका मतलब यह है कि अगर सरकार ठीक से काम नहीं करती तो प्रजा को उसे निकाल फेंकने का अधिकार है। हाँ, क्रांति करने का अधिकार है। यह बहुत ही क्रांतिकारी सोच था कि प्रजा सरकार को नियंत्रित कर सकती है, सरकार प्रजा को नहीं। जॉन लॉक यह भी कहता है कि शक्ति को 3 भागों में बांटा जाना चाहिए। पहला विधायिका,
यानी जो कानून बनाती है। दूसरा कार्यकारी, यानी जो कानूनों को लागू करता है। तीसरा न्यायपालिका, यानी जो न्याय करता है। अगर सभी शक्तियां एक ही आदमी के हाथ में हो तो वह आदमी तानाशाह बन जाता है। लेकिन अगर शक्तियों को अलग अलग किया जाए तो वे एक दूसरे की जांच कर सकते हैं। यह पावर्स की सेपरेशन कहलाती है और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है। आमतौर पर जब भी कोई लोकतांत्रिक सरकार बनाई जाती है तो इसी सिद्धांत का पालन किया जाता है। अब सोचो, इंग्लैंड में ही नहीं, पूरी दुनिया में क्या हुआ। अमेरिका अभी एक स्वतंत्र देश भी नहीं बना था, लेकिन जब अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा की गई तो उसमें जॉन लॉक के विचार थे। सब मनुष्य बराबर हैं और उन्हें जीवन, स्वतंत्रता और खुशियों की तलाश का अधिकार है। यह बिल्कुल जॉन लॉक के विचार से मिलता है। फ्रांस की क्रांति हुई तो वहां भी जॉन लॉक का प्रभाव था। भारत का संविधान भी जॉन लॉक के विचारों पर ही आधारित है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान को ड्राफ्ट करते समय जॉन लॉक को पढ़ा तो समझो एक आदमी की सोच ने पूरी दुनिया को बदल दिया। अब आते हैं संपत्ति के अधिकार पर। जॉन लॉक के अनुसार संपत्ति कैसे बनती है। वो कहता है कि जब तुम किसी चीज पर अपना श्रम करते हो तो वो चीज तुम्हारी हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक खाली भूमि लो और उस पर मेहनत करके फसल उगाओ तो ये भूमि और फसल तुम्हारी है, क्योंकि तुमने अपनी मेहनत से इसे मूल्य दिया है। ये बहुत ही सरल लेकिन गहरा सिद्धांत है। इसे लेबर थियोरी ऑफ प्रॉपर्टी कहते हैं और ये आर्थिक विचारों का बुनियाद बन गया। लेकिन जॉन लॉक एक सीमा भी लगाता है। वो कहता है कि तुम उतनी ही संपत्ति रख सकते हो जितना तुम उपयोग कर सको। अगर तुम अनाज जमा करते हो और वे सड़ जाता है तो ये बेकार है, तुमने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया। लेकिन एक चीज है जो सब सीमा को तोड़ देता है और वो है पैसा। जब लोग पैसे का आविष्कार करते हैं तब सीमा खत्म हो जाती है, क्योंकि पैसा कभी खराब नहीं होता। तो तुम जितना चाहो पैसा जमा कर सकते हो और यह सही भी है। अगर किसी को ज्यादा काम करने से अधिक पैसा मिले तो यह न्याय है। अब जॉन लॉक के विचार को समझने के लिए हमें यह भी जानना चाहिए कि वह एक बहुत ही अलग तरह का आदमी था। वह सिर्फ एक दार्शनिक नहीं था, वह एक वैज्ञानिक भी था। उसका एक मेडिकल की डिग्री भी थी, तो उसके विचार बहुत ही व्यावहारिक थे। उसका सोचना बहुत ही तर्कसंगत था। किसी भी विचार को वो सीधे नहीं मानता था, वो उसे पहले परीक्षा करता था। क्या इसके पीछे कोई तर्क है? क्या यह प्रकृति के साथ मेल खाता है? इसी तर्कसंगत सोच के कारण जॉन लॉक ने धार्मिक सहिष्णुता का भी समर्थन किया। उसने एक किताब लिखी जिसका नाम था अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन। इस किताब में वह कहता है कि हर किसी को अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। सरकार को धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि धर्म एक व्यक्तिगत मामला है। किसी को भी कोई धर्म मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर किसी को कैथोलिक होने के लिए दबाया जाए तो वह कैथोलिक तो हो सकता है, लेकिन उसका दिल नहीं। और एक झूठा धर्मी किसी को भी ठीक नहीं करता। ये एक बहुत गहरा विचार था, क्योंकि उस समय इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स में भीषण संघर्ष चल रहा था। एक दूसरे को मार रहे थे और जॉन लॉक कह रहा है कि यह सब बेकार है। धर्म एक व्यक्तिगत विश्वास है, सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। अब जॉन लॉक एक बहुत ही गहरे विचार तक पहुंचता है। वह कहता है कि हर किसी को अपनी धारणा के अनुसार जीवन जीने का अधिकार है। किसी को भी किसी और की धारणा को स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। लेकिन एक सीमा है। जब तक तुम्हारा विश्वास दूसरों को नुकसान न पहुंचाए तब तक तुम वह विश्वास रख सकते हो। अगर तुम्हारा धर्म किसी को चोट पहुंचाता है तो वह अब एक निजी मामला नहीं है, वह समाज का मामला है। जॉन लॉक के बारे में एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि वह अपने समय से बहुत आगे सोचता था। उसने शिक्षा के बारे में भी बहुत कुछ लिखा। सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन किताब में वह कहता है कि एक अच्छी शिक्षा क्या होनी चाहिए। उसके अनुसार बचपन में बच्चों को कठोर अनुशासन की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें खेल कूद से सीखना चाहिए। उन्हें पढ़ने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। जब वह खुद सीखने की इच्छा करे तब उन्हें सिखाया जाना चाहिए। यह एक बहुत ही आधुनिक सोच है। आज के समय में भी शिक्षा विशेषज्ञ यही सलाह देते हैं। अब आते हैं जॉन लॉक के विचार के एक और महत्वपूर्ण भाग पर। वह यह कि सरकार को सीमित शक्तियां होनी चाहिए। जॉन लॉक का विचार है कि सरकार का काम सिर्फ नागरिकों की जान, आजादी और संपत्ति की रक्षा करना है। बाकी सब चीजों में सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर सरकार बहुत शक्तिशाली हो जाए तो वह तानाशाही बन जाती है। तो सरकार को छोटा रखना चाहिए।
सिर्फ आवश्यक काम करना चाहिए। यह विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एक बड़ी सरकार अच्छी है, कि सरकार हर चीज को नियंत्रित करे, हर किसी का ख्याल रखे। लेकिन जॉन लॉक कहता है कि यह गलत है। अगर सरकार हर चीज को नियंत्रित करे तो आजादी खत्म हो जाती है, मनुष्य गुलाम बन जाता है। तो सरकार को सीमित होना चाहिए। अब जॉन लॉक के विचार को सामने रखते हुए हमें यह भी समझना चाहिए कि वह एक वास्तविक इंसान था। उसके भी कुछ सीमाएं थी। उसने अपनी किताबों में अफ्रीकी दास्तां के बारे में कुछ समर्थन भी दिया। ये एक बहुत ही गहरी विसंगति है। एक ओर तो वह कहता है कि सभी मनुष्य बराबर है, लेकिन दूसरी ओर वह दास प्रणाली का समर्थन करता है। ये दिखाता है कि हर दार्शनिक के भी अंतर्विरोध होते हैं, लेकिन फिर भी उसके मुख्य विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1688 में इंग्लैंड में एक बहुत बड़ी घटना हुई। राजा जेम्स द्वितीय को अपदस्थ कर दिया गया और नई सरकार बनाई गई। ये घटना ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहलाई। इस घटना के बाद इंग्लैंड में पहली बार एक संविधान बनाया गया, और यह संविधान जॉन लॉक के विचारों पर ही आधारित था। अब जॉन लॉक के लिए हॉलैंड में रहना सुरक्षित नहीं था, क्योंकि अब नई सरकार आ गई थी जो उसके विचारों को समर्थन करती थी। तो वह इंग्लैंड वापस चला गया। इंग्लैंड वापस आने के बाद जॉन लॉक को बहुत सम्मान मिला। अब वह एक बहुत ही प्रसिद्ध दार्शनिक था। उसकी किताबें बहुत ज्यादा पढ़ी जाने लगी और उसके विचार पूरी दुनिया में फैलने लगे। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, हर जगह लोग जॉन लॉक की किताबें पढ़ रहे थे। उसके विचार कई क्रांतियों को प्रेरित कर रहे थे। अब आते हैं जॉन लॉक की एक और बहुत महत्वपूर्ण किताब पर। इसका नाम था द रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी। इस किताब में जॉन लॉक यह साबित करने की कोशिश करता है कि ईसाई धर्म एक तर्कसंगत धर्म है, कि ईसाई धर्म में कोई ऐसी चीज नहीं है जो तर्क के विरुद्ध हो। और यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस समय बहुत सारे लोग धर्म और विज्ञान को अलग समझते थे। जॉन लॉक कहता है कि धर्म और विज्ञान दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। अब जॉन लॉक के जीवन के बारे में कुछ व्यक्तिगत बातें भी हैं। वह कभी शादी नहीं किया, उसका कोई बच्चा नहीं था। उसका पूरा जीवन अपनी किताबों को लिखने और अपने विचारों को फैलाने में लग गया। वह एक बहुत ही सरल जीवन जीता था। उसकी कोई विलासिता नहीं थी, सब कुछ मेहनत और अध्ययन। वह बहुत बीमार रहता था। उसे बचपन से ही कई तरह की बीमारियां थीं, लेकिन फिर भी वह अपनी किताबें लिखता रहा। एक दिलचस्प बात यह है कि जॉन लॉक को अपनी किताब एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग को पूरा करने में 20 साल लग गए। 20 साल! सोचो, इतने समय में कितनी सोच विचार होगी, कितना पढ़ना लिखना होगा। यह दिखाता है कि जॉन लॉक एक बहुत ही गंभीर और विचारशील व्यक्ति था। अब जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य का मन कैसे काम करता है? वो कहता है कि हर चीज का ज्ञान अनुभव से आता है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका दिमाग एक खाली कागज होता है। फिर जब बच्चा बड़ा होता है तो हर चीज का अनुभव होता है। देखता है, सुनता है, महसूस करता है। ये अनुभव उसके दिमाग पर छाप छोड़ते हैं और ये छापें ही उसका ज्ञान बनती है। इस सिद्धांत को टेबुला रासा या खाली पृष्ठ सिद्धांत कहते हैं। ये बहुत ही क्रांतिकारी विचार था, क्योंकि पहले लोग सोचते थे कि कुछ ज्ञान हमारे साथ ही आता है, कि हम इसे अपने माता पिता से विरासत में लेते हैं या हम इसे अपने पूर्व जन्म से लाते हैं। लेकिन जॉन लॉक ने कहा, नहीं, सब कुछ अनुभव से सीखा जाता है, और अगर सब कुछ अनुभव से सीखा जाता है तो सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे सबको शिक्षा का अधिकार मिल गया। अब जॉन लॉक के विचार से यह भी निकलता है कि सब मनुष्य बराबर है, क्योंकि अगर ज्ञान अनुभव से सीखा जाता है तो एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी दोनों अनुभव ले सकते हैं, तो दोनों के पास ज्ञान हो सकता है। कोई किसी से स्वाभाविक रूप से कम नहीं है, सबको एक समान अवसर है। अब आते हैं जॉन लॉक के विचार की एक और बहुत महत्वपूर्ण बात पर। वह यह कि कानून को सब पर बराबर लागू होना चाहिए। राजा को भी कानून के अधीन होना चाहिए। कानून राजा के लिए अलग नहीं, प्रजा के लिए अलग नहीं, सबके लिए एक जैसा। और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसे रूल ऑफ लॉ कहते हैं। आजकल सभी लोकतांत्रिक देशों में यही सिद्धांत लागू है। जॉन लॉक कहता है कि अगर कानून राजा के लिए अलग है तो राजा एक ऊपर रहेगा और सबको नीचे रहना होगा। तब तो गुलामी हुई।
लेकिन अगर सबको एक जैसे कानून लागू हों तो सब बराबर है, सब एक जैसे है। राजा भी बस एक नागरिक है, अलग कुछ नहीं। अब जॉन लॉक के विचार से संबंधित एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्या एक सरकार को हमेशा बदला जा सकता है? जॉन लॉक का जवाब है हाँ। अगर सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर रही, अगर वह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर रही, तो नागरिकों को उसे बदलने का अधिकार है। यह एक बहुत ही दार्शनिक और क्रांतिकारी विचार है। यह अमेरिकी संविधान में भी दर्ज है कि सरकार को नियंत्रित करने और बदलने का अधिकार जनता को है। अब जॉन लॉक के एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। वह यह है कि सरकार को लोकतांत्रिक होना चाहिए, यानी बहुमत के नियम से चलना चाहिए। अगर लोगों का बहुमत किसी निर्णय के पक्ष में है तो वह निर्णय लागू होना चाहिए। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, अल्पमत के अधिकारों की रक्षा भी होनी चाहिए। अगर 51% लोग 49% लोगों को दास बना दें तो यह न्याय नहीं है। यह एक बहुत ही गहरा सवाल है और आजकल भी इसी सवाल पर बहस चलती है कि लोकतंत्र में अल्पमत का अधिकार कितना होना चाहिए। जॉन लॉक कहता है कि संविधान में कुछ बुनियादी अधिकारों को सुरक्षित रखना चाहिए, भले ही बहुमत चाहे, लेकिन ये अधिकार नहीं छीने जा सकते। अब 1704 में जॉन लॉक की मृत्यु हुई। वह 72 साल का था। उसके जीवन का आखिरी दशक एसेक्स में बिता था। वह अपने एक अच्छे दोस्त सर फ्रांसिस मैशम के घर में रहता था। उसका कोई परिवार नहीं था, लेकिन उसके विचार उसके बाद भी जीवित रहे और आज भी जीवित है। जॉन लॉक की मृत्यु के बाद उसके विचार पूरी दुनिया में फैल गए। अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा जॉन लॉक के विचारों पर लिखी गई। फ्रांस की क्रांति भी जॉन लॉक से प्रेरित थी। भारत का संविधान भी जॉन लॉक के सिद्धांतों पर बनाया गया था। तो समझो, एक आदमी की सोच ने पूरी दुनिया को बदल दिया। अब आते हैं जॉन लॉक के विचारों की कुछ आलोचनाओं पर। कुछ लोग कहते हैं कि जॉन लॉक के विचार बहुत अधिक व्यक्तिवादी हैं। वो सिर्फ व्यक्तिगत अधिकारों की बात करता है, समाज के कल्याण की नहीं। लेकिन यह एक गलतफहमी है। जॉन लॉक कहता है कि सबको अधिकार देना ही समाज का कल्याण है। अगर हर किसी को अपने अधिकार दिए जाएं, तो सब खुश होंगे और एक खुश समाज ही एक अच्छा समाज है। एक और आलोचना यह है कि जॉन लॉक के विचार बहुत ही आदर्शवादी है, कि दुनिया में यह सब हो ही नहीं सकता, कि हर किसी को अधिकार नहीं दिए जा सकते। लेकिन जॉन लॉक का जवाब होता है कि हम कोशिश तो कर सकते हैं। और आजकल जो लोकतांत्रिक देश है वो जॉन लॉक के आदर्श की ओर ही बढ़ रहे हैं। सबको अधिकार दिए जा रहे हैं, शिक्षा का अधिकार दिया जा रहा है, वोट का अधिकार दिया जा रहा है। तो जॉन लॉक के विचार सच साबित हो रहे हैं। जॉन लॉक के अर्थशास्त्र के बारे में भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। उसके विचार से पूंजीवाद का जन्म हुआ। जॉन लॉक कहता है कि अगर कोई आदमी कड़ी मेहनत करे तो उसे फल मिलना चाहिए, उसको अपनी संपत्ति को बढ़ाने का अधिकार है। और यह विचार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आधार बन गया। लेकिन एक समस्या भी है, क्योंकि जब सबको अपनी संपत्ति को बढ़ाने की इजाजत दे दी जाए तो कुछ लोग अमीर हो जाते हैं और कुछ गरीब रह जाते हैं। तो जॉन लॉक के विचार से आय में असमानता भी आई है। लेकिन जॉन लॉक को दोष देना सही नहीं है, उसके विचार सही है। मुद्दा यह है कि हर विचार को सावधानी से लागू करना चाहिए। जॉन लॉक ने कहा कि कोई अपनी संपत्ति रख सकता है, लेकिन उसने यह भी कहा कि सरकार को लोगों के लिए कल्याणकारी काम भी करने चाहिए। तो अगर सरकार गरीबों की मदद करे तो आय की असमानता को कम किया जा सकता है। अब जॉन लॉक के विचार के बारे में एक और दिलचस्प बात है, उसके विचारों का बहुत विरोध भी हुआ। कई लोग उससे सहमत नहीं थे। कुछ धार्मिक लोग सोचते थे कि जॉन लॉक धर्म को नष्ट कर रहा है। कुछ राजे रजवाड़े सोचते थे कि वह राजतंत्र को खत्म कर रहा है। लेकिन जॉन लॉक को इसकी परवाह नहीं थी। वह अपने विचारों पर दृढ़ रहा और समय के साथ लोग समझ गए कि जॉन लॉक सही कह रहा था। अब आते हैं जॉन लॉक के विचार की आधुनिक प्रासंगिकता पर। क्या आजकल भी जॉन लॉक के विचार महत्वपूर्ण है? बिल्कुल। आजकल भी कई देशों में लोगों के अधिकारों की लड़ाई चल रही है। महिलाओं का अधिकार, दलितों का अधिकार, अल्पसंख्यकों का अधिकार, ये सब लड़ाइयां जॉन लॉक के विचार पर ही आधारित है कि हर किसी को बराबर अधिकार होने चाहिए, कि कोई किसी से बेहतर नहीं है। आजकल जब भी कोई तानाशाही सरकार आती है
तो लोग उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि जॉन लॉक ने क्या सिखाया, कि एक सरकार को लोगों की सहमति से चलना चाहिए। अगर सरकार लोगों की बात नहीं सुनती तो लोगों को उसे बदलने का अधिकार है। यह विचार आजकल भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब जॉन लॉक के विचार से एक और बहुत महत्वपूर्ण सबक मिलता है, वह यह कि जब हम किसी चीज को सवाल उठाते हैं तो हमें अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखना चाहिए। जॉन लॉक बहुत साहसी था। वह राजा के खिलाफ बात करता था, लेकिन वह भाग भी गया जब उसे खतरा महसूस हुआ। यह बुद्धिमानी है। साहस अच्छा है, लेकिन आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। अपने जीवन को बचाते हुए अपने विचारों को फैलाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब आते हैं जॉन लॉक के उन अंतर्विरोधों पर जिनकी मैंने बात की थी। जॉन लॉक कहता था कि सब बराबर है, लेकिन वह दास प्रणाली का समर्थन करता था। क्योंकि उसका समय ऐसा था जब दास प्रणाली आर्थिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी और अफ्रीका की दास प्रणाली से इंग्लैंड का अर्थव्यवस्था बहुत जुड़ी थी। तो जॉन लॉक को अपने विचार को पूरी तरह से लागू नहीं करना था। वह एक इंसान था, एक महान दार्शनिक था, लेकिन वह भी अपने समय का बंधक था। यह हमें सिखाता है कि कोई भी व्यक्ति सब कुछ सही नहीं हो सकता, लेकिन हम उसके सही विचारों को अपना सकते हैं और गलत विचारों को अस्वीकार कर सकते हैं। जॉन लॉक के विचार से संबंधित एक और बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कम से कम नुकसान का सिद्धांत। जॉन लॉक कहता है कि अगर दो बुराइयों का चुनाव करना हो तो कम बुरी को चुनना चाहिए। एक पूर्ण राजतंत्र और एक अधूरा लोकतंत्र में अधूरा लोकतंत्र ही बेहतर है, क्योंकि कम से कम वहां आशा की किरण है। लोग अपना अधिकार मांग सकते हैं, लेकिन पूर्ण राजतंत्र में तो कोई आशा ही नहीं है। अब जॉन लॉक के जीवन से सीखने योग्य बहुत सारी बातें हैं। पहली बात है सवाल पूछना। जॉन लॉक हमेशा सवाल पूछता रहा। वह कभी संतुष्ट नहीं रहा, हमेशा सीखना चाहता था। दूसरी बात है अपने विचार को लिखना। जॉन लॉक ने अपने सभी विचार किताबों में लिख दिए। अगर वह ऐसा न करता तो हो सकता है उसके विचार खो जाते। तीसरी बात है अपने जीवन को एक उद्देश्य के लिए समर्पित करना। जॉन लॉक का पूरा जीवन अपने विचार को फैलाने में लग गया। चौथी बात है साहस रखना। जॉन लॉक के पास साहस था कि वह राजा के खिलाफ बात करे, अपनी जान को खतरे में डालकर भी अपनी बात कहना। अब जॉन लॉक के विचार के पीछे का मनोविज्ञान क्या है? जॉन लॉक का विश्वास था कि मनुष्य के पास विवेक है, कि हर इंसान सोचने विचारने की क्षमता रखता है, और अगर हर इंसान को सोचने विचारने की आजादी दे दी जाए तो सब अच्छा निर्णय लेंगे। लेकिन एक समस्या है, अगर किसी को शिक्षा न मिले तो वह सही निर्णय नहीं ले सकता। इसलिए जॉन लॉक शिक्षा को इतना महत्वपूर्ण मानता है। जॉन लॉक के विचार से एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या सरकार के बिना समाज चल सकता है? जॉन लॉक का जवाब है नहीं, सरकार जरूरी है, लेकिन सरकार केवल कानून बनाने के लिए होनी चाहिए, किसी और काम के लिए नहीं। अगर सरकार सब कुछ पर नियंत्रण करने लगे तो आजादी खत्म हो जाती है। जॉन लॉक के विचार में समाज के एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, और वह अंग है व्यक्तिगत हित। जॉन लॉक कहता है कि अगर हर किसी को अपने व्यक्तिगत हित का पीछा करने दिया जाए तो समाज का कल्याण अपने आप हो जाएगा, क्योंकि जब लोग अपने लिए अच्छा करते हैं तो और लोग भी उससे लाभान्वित होते हैं। एक उदाहरण देते हैं, अगर एक किसान अपनी फसल को अच्छे से उगाए तो सिर्फ वही नहीं, पूरा गांव लाभान्वित होता है, क्योंकि उसके पास खाना है, वह किसी को काम भी दे सकता है। इसी विचार को बाद में आर्थिक विचारकों ने विकसित किया। एडम स्मिथ ने कहा कि अदृश्य हाथ है जो व्यक्तिगत हित को सार्वजनिक कल्याण में बदल देता है। यह विचार जॉन लॉक से ही आया है, लेकिन एक समस्या भी है। कभी कभी व्यक्तिगत हित समाज को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, इसलिए सरकार को कुछ नियम बनाने जरूरी है। जॉन लॉक के विचार से संबंधित एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय है सामाजिक जिम्मेदारी। जॉन लॉक कहता है कि हर किसी को समाज के प्रति एक जिम्मेदारी है। अगर किसी को अधिकार है तो कर्तव्य भी है। अगर तुम किसी की संपत्ति को नुकसान न पहुंचाने की अपेक्षा करते हो तो तुम्हें भी दूसरों की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। यह एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा सिद्धांत है। अब जॉन लॉक के विचार का एक बहुत ही दिलचस्प अनुप्रयोग है पर्यावरण में। जॉन लॉक कहता है कि जब कोई प्रकृति का उपयोग करता है तो उसे भविष्य की पीढ़ी के कल्याण को भी ध्यान में रखना चाहिए।
अगर किसी ने सारे पेड़ों को काट दिया तो आने वाली पीढ़ी के पास कुछ नहीं रहेगा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है। आजकल जब पर्यावरण इतना नष्ट हो रहा है, तब जॉन लॉक के ये विचार बहुत ही प्रासंगिक लगते हैं। जॉन लॉक के विचार से संबंधित एक और बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है सहमति का सिद्धांत। सरकार को लोगों की सहमति से बनना चाहिए। लोगों को यह तय करने का अधिकार है कि उनकी सरकार कैसी होनी चाहिए। यह सिद्धांत लोकतंत्र का आधार है और जॉन लॉक ने सबसे पहले इसे स्पष्ट किया। अब जॉन लॉक के विचार का आखिरी महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। जॉन लॉक कहता है कि अगर दो देशों के बीच कोई झगड़ा हो तो उसे बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए। बिना किसी कारण के युद्ध नहीं करना चाहिए। और अगर कोई देश दूसरे देश पर अत्याचार करे तो दूसरे देश को उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है। यह विचार अंतर्राष्ट्रीय कानून का आधार बन गया है। अब मैं जॉन लॉक के विचार को एक सारांश में समेटना चाहता हूं। जॉन लॉक कहता है कि सभी मनुष्य बराबर हैं। उनके पास जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार है। सरकार को इन अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो लोग उसे बदलने का अधिकार रखते हैं। शक्ति को 3 भागों में बांटा जाना चाहिए। हर किसी को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और हर किसी को शिक्षा मिलनी चाहिए। ये सब विचार बहुत ही सरल लगते हैं, लेकिन अपने समय में ये बहुत ही क्रांतिकारी थे। आजकल जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो हम जॉन लॉक के बारे में बात कर रहे होते हैं। जब हम मानवाधिकार की बात करते हैं तो जॉन लॉक के बारे में बात कर रहे होते हैं। जॉन लॉक का एक और बहुत महत्वपूर्ण योगदान है ज्ञान के सिद्धांत में। वह कहता है कि हमें सब कुछ को सवाल से स्वीकार नहीं करना चाहिए। हमें हर चीज को तर्क की कसौटी पर कसना चाहिए। यह एक बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और यह दृष्टिकोण आधुनिक विज्ञान का आधार है। अब एक अंतिम प्रश्न, क्या जॉन लॉक के विचार आज भी सही हैं? मेरा मानना है कि हां, बिल्कुल सही है, क्योंकि जॉन लॉक मनुष्य के मूल स्वभाव के बारे में बात कर रहा है और मनुष्य का स्वभाव कभी नहीं बदलता। हर इंसान चाहता है अपने अधिकार, चाहता है स्वतंत्रता, चाहता है समानता। जॉन लॉक ने सिर्फ यही कहा है, लेकिन एक चेतावनी भी है। जॉन लॉक के विचारों को सावधानी से लागू करना चाहिए। एक पूर्ण व्यक्तिवाद भी समाज के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए हमें एक संतुलन खोजना चाहिए, जहां व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा भी हो और सामाजिक कल्याण भी हो। तो दोस्तों, यह था जॉन लॉक का जीवन और उसके विचार। एक ऐसा दार्शनिक जिसने दुनिया को बदल दिया, जिसने सिद्ध किया कि एक आदमी की सोच कितनी शक्तिशाली हो सकती है, जिसने साहस दिखाया कि वह अपने समय के खिलाफ बोले और जिसके विचार आज भी लाखों लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। जॉन लॉक ने सिखाया कि हर किसी में संभावना है, हर किसी के पास अधिकार है, हर किसी को सम्मान से जीने का अधिकार है, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। आजकल जब दुनिया में इतनी असमानता है, इतनी अन्याय है, तब जॉन लॉक का यह संदेश बहुत ही जरूरी है कि सब बराबर है, सबको अधिकार है, सबको सम्मान पाना चाहिए। यह ऑडियो बुक सुनने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि जॉन लॉक के विचार आपको प्रेरित करेंगे कि आप अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करेंगे और एक बेहतर समाज बनाने में अपना योगदान देंगे। टोटल फिलॉसफी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करें, जिसकी लिंक इस वीडियो के विवरण में दी गई है। वहां हम और भी गहरे विचारों को साझा करते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले दार्शनिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, स्वतंत्र रहो और अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहो। धन्यवाद।